आपके भाई का पाकिस्तानी पासपोर्ट पे शेंगेन वीज़ा लग के आ गया। और ये वीज़ा जो है वो मैंने सेल्फ अप्लाई किया, किसी भी एजेंट की ना कोई मैंने हेल्प हासिल की, मैंने खुद से अप्लाई किया और वीज़ा ग्रांट हो गया। थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा। मैंने इससे पहले अक्टूबर में यूके का मैंने वीज़ा अप्लाई किया था। मुझे यूके ट्रैवल करना था, अच्छा लगता है, तो उन्होंने यूके का मुझे वीज़ा ग्रांट कर दिया था। किसी वजूहत की वजह से मुझे जो ट्रैवल करना था यूके का दिसंबर में, बट मेरी छुट्टियां वगैरह हो गई थोड़ी कैंसिल। फरवरी की मैंने फिर टिकट कर ली टर्किश एयरलाइन की। तो मेरे पास 2-3 महीने का गैप था बीच में। मैंने कहा यार एक काम करते, शेंगेन भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि यूके का मेरा वीज़ा था तो मुझे उम्मीद थी कि शेंगेन वाले भी मुझे ग्रांट कर ही देंगे। तो मैंने फिर दिसंबर के अंदर मैंने शेंगेन अप्लाई किया, 15 दिन के अंदर इन्होंने मुझे वीज़ा दे दिया। तो मैं फरवरी के एंड में और मार्च के स्टार्ट में, ये मेरा टाइम था ट्रैवल का। तो कुछ दोस्तों ने मुझसे यार रिक्वेस्ट की कि आप जो है ना यूके की तो आपने और तुर्की की मैंने जिस तरह प्रोसेस डाला हुआ है, शेंगेन का भी आप डालें। तो यूके वाले में और शेंगेन वाले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इस तरह का है कि जितने भी डॉक्यूमेंट यूके वाले रिक्वायर्ड करते हैं ना, शेंगेन के भी ऑलमोस्ट सेम ही है। बस ये फिजिकल पेपर हमें ले जाने पड़ते हैं जो इनकी BLS सर्विस है जहाँ पे, और जो यूके का था डॉक्यूमेंट सेम ही है, बट वो जो है हमें VFS के जो पोर्टल पे है ना वो चीज़ें अपलोड करनी पड़ती हैं। यूके वालों की जो पोर्टल वेबसाइट है वो अलग है बिल्कुल, और शेंगेन वालों की जो है, मैंने इटली के थ्रू मैंने अप्लाई किया था, तो ये इटली वीज़ा के नाम से इनकी वेबसाइट है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और इसको फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने न्यू ID बनानी है वहाँ पे। और आपने इसी वेबसाइट के ऊपर जो सबसे जो मेन काम है ना, वो है यहाँ का अपॉइंटमेंट लेना। और आपने इसी वेबसाइट के ऊपर जो सबसे जो मेन काम है ना, जिसकी वजह से लोग एजेंट को पैसे देते हैं, वो है यहाँ का अपॉइंटमेंट लेना। अपॉइंटमेंट को लेके इसलिए कि प्रोसेस तो मुझे सारा शेंगेन का पता था, बट मेरा इशू ये आ रहा था कि मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा था। तो कुछ दोस्तों ने मुझे कहा यार आप जो है ना महीने के शुरू में ट्राई करें। आप जो आपका मंथ स्टार्ट होता है ना, पहली दूसरी तीसरी तारीख से आप सर्चिंग करना लग जाए, अगर आपने एजेंट्स के पैसे बचाने। क्योंकि मैंने कुछ एजेंट्स से मैंने जो है रब्ता किया, गूगल से रैंडम निकाल के, जो नामी ग्रामी थे जिनके अच्छे रिव्यूज आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे कुछ ने मुझे कहा कि 1 लाख रुपए प्रोसेस का कहा था। एक जो बहुत अच्छा बंदा मिला मुझे, उसने कहा यार 40,000 रुपीज़ हमारे चार्जेस हैं, हम आपको पूरी चेकलिस्ट देंगे कि ये डॉक्यूमेंट आप बना के लें। करना मुझे ही था वो भी, ठीक है, आपको अपॉइंटमेंट सिर्फ लेके देते वो क्या सिर्फ हंटिंग कर रहे होते अपॉइंटमेंट की। कुछ दिनों मेरी भी ख्वारी हुई उस पर कि मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। वो सारे जो है वो अपॉइंटमेंट क्लोज होते हैं, इनके बड़े लिमिटेड होते हैं इटली वालों के अपॉइंटमेंट्स। प्रोफाइल आपने रेडी करके अपनी रख देनी है वेबसाइट पे। महीने के शुरू से आप ट्राई करते शुरू हो जाए। पहली तारीख को दिन में 2-3 बार चेक कर लें लॉगिन करके कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट खुले नहीं खुले। दूसरी को करें, तीसरी को करें, चौथी को करें। मुझे जो है इत्तेफाक से 6 नवंबर को जो है अपॉइंटमेंट ओपन मिल गया। जल्दी से मैंने उसका अपॉइंटमेंट मैंने बुक किया। और मैं आपको ये बताऊं कि इसकी जो मैंने पेमेंट की थी ऑनलाइन, स्लॉट मुझे मिली थी, मतलब 6 नवंबर को अपॉइंटमेंट खुला, मैंने फ़ौरन बुकिंग शुरू की। और कोई 1-1.5 महीने की अपॉइंटमेंट की बुकिंग खुलती है, उसमें बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं। मुझे 15 दिसंबर का अपॉइंटमेंट मिला था। मैंने कहा चलो ठीक है, ये ना इतना मुझे टाइम मिल गया। मैंने कहा फिर चीज़ें गैदर करना पड़ेगा, फिर स्टेटमेंट तो ऑफिस से मुझे लेटर निकालने पड़ेंगे, तो काफ़ी सारी। मैंने कहा चलो ठीक है, 1 महीने का टाइम है, 15 दिसंबर है, 15-20 दिन में वीज़ा आ जाएगा। मुझे ट्रैवल फिर भी फरवरी में करना था, काफ़ी सारा टाइम है। तो मैंने जब अपॉइंटमेंट बुक किया, मैंने जो उसकी अपॉइंटमेंट की जो पेमेंट की, वो आपको उसी वेबसाइट पे पेमेंट करनी पड़ेगी। वो उस वक्त जो नवंबर में है वो 11,250 रुपये की पेमेंट की। ये कोई यूरो की कन्वर्जन होगी। अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया जिस पे मेरी पूरी डिटेल थी।
कहाँ जाके मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करने, गूगल मैप वगैरह वो चीज़ें, सब चीज़ें आ गई थी। और दूसरा मेरा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आ गया था। जो मैंने वेबसाइट पे डेटा डाला था ना, वो इनकी जो इटली वालों के जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसमें 2-4 पेजेस का नाम वगैरह जो भी इसकी चीज़ें होती हैं, वो सारी, आपका टूर किस तरह का है, कितने दिन जा रहे हो, क्या, वो जो भी आप डिटेल भरोगे वो प्रिंट होके आ जाएगा। शेंगेन जब आप अप्लाई करोगे, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ये आप वीडियो में पहले पूरी चीज़ें थ्रू आउट देख लें कि ये चीज़ें हैं, ये आपके पास ईजीली आपसे अरेंज हो जाएंगी। तो फिर अपॉइंटमेंट वाले प्रोसेस में और 11,000 रुपये वाली सीन में जाना। ठीक है, तो अब मैं आपको शुरुआत करता हूँ कि किस तरह से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। अगर आपने मेरी यूके की प्रोसेस वाली वीडियो देखी है ना, तो उसमें तकरीबन सेम ही चीज़ें हैं यूके प्रोसेस में। क्योंकि जो इसमें वो वाली वीडियो मैं आई बटन में डाल देता हूँ, उसको आप देख लें। और एक और मैंने यूके की प्रोसेस के साथ ही एक और वीडियो डाली है, जिसके अंदर आप अपना टैक्स सर्टिफिकेट्स हैं वो किस तरह आपने आईरिस की पोर्टल से निकालनी है। इसके अलावा जो जो आपका कवर लेटर है वो किस तरह बनाना है, बैंक स्टेटमेंट आपको किस तरह मैनेज करनी है, वो भी वीडियो है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। इसमें वो भी आपको हेल्प करेगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ आपको यहाँ से मेन सी चीज़ें बता दूँगा कि ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी। मैं जॉब भी कर रहा होता हूँ, तो मैं अपना वाला सिनेरियो आपको बताऊँगा, इसलिए कि जॉब, ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए काफ़ी सारे सिनेरियोज होते हैं कि आप स्टूडेंट हैं तो उसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट चेंज होती है। मेन चीज़ें तो सारी यही होती हैं। जा रहे हैं, कोई फंड आपके ओवर कर रहे हैं, तो ये बहुत लंबी फिर चीज़ हो जाती है। तो मैं सिर्फ अपना एक सैंपल रखूँगा, अपना एक वो रखूँगा रेफरेंस रख के, जो मेरा एक्सपीरियंस था उस चीज़ के लेके मैं सारा चलूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आपने जो चीज़ें गैदर करनी है, उसमें आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होगा, किसी भी अच्छे स्टूडियो में जाना है, वहाँ से आप पिक्चर खिंचवा लें, ताकि बाद में कोई इशू ना होना, और उसको बता दें कि यार मुझे जो है इटली के लिए, एम्बेसी के लिए पिक्चर्स चाहिए। तो 3 फोटोग्राफ्स उनकी रिक्वायरमेंट है, वो आपने निकालनी है अपनी। इसके बाद आप प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी यानी कि NIC जो आपका होगा, उसकी आप जो है छोटी सी पिक्चर, वो जिस तरह हम NIC अपना कॉपी करते हैं वो भी करिएगा, और कलर में जो है ना बड़े A4 साइज़ पे भी NIC अपना प्रिंट करवा लीजिएगा। कवर लेटर है, कवर लेटर की पूरी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जिस तरह मैंने यूके का आपको बताया कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी आपने कवर लेटर उस तरह से बनाना है। पूरा एक्यूरेट आपने प्लान लिखना है। इटली वीज़ा की जब वेबसाइट पे जब आप डिटेल डालेंगे, वहाँ पे मेंशन करना है कि आपने किस डेट को ट्रेवल करना है, कितने दिन वहाँ पे होंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम शेंगेन अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपको वो इस तरह का उनका सिलसिला होता है कि वो जितने आप डेज मांगोगे ना, वहाँ पे कम से कम डेज मांगने हैं और प्रीसाइज उसकी डेट रखनी है, तो वो आपको उतने दिन का ही वीज़ा देंगे। मेरा पूरा जो जर्नी था अभी फरवरी में और मार्च में, वो तकरीबन 14 दिन का था, और उस 14 दिन में मैंने 6 दिन शेंगेन के रखे थे, यानी 4 दिन इटली और 2 दिन फ्रांस के। तो उन्होंने मुझे 6 दिन का ही वीज़ा दिया था। तो ये सारा सीन होता है, तो ये आपने जहन में रख के अप्लाई करना है। आपकी जो पोर्टल है, जो आपका कवर लेटर है, इसमें तज़ाद नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल आपकी प्रीसाइज और एक्यूरेट उसकी तारीखें वगैरह होनी चाहिए। तो वो अगर आपका वीज़ा अप्रूव हुआ, तो वो एग्जैक्ट अगर शुरू के आपके दिन, पहली बार अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो उतने ही दिनों का आपको वीज़ा देंगे। अच्छा, कवर लेटर के बाद हम जो आते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के साथ, तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बताऊंगा, और इसको डेटा को जो है ना ऑर्गेनाइज करके रखिएगा आप। यानी कि जिस तरह फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हो गए, जो आपके ऑफिस के डॉक्यूमेंट हो गए, जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, इन सब का एक एक एनवलप बनाना और उसके अंदर चीज़ें रखें, ताकि आगे जब आप BLS के ऑफिस में जाएं और वो आपसे चीज़ें मांगे, तो आपको फिर चीज़ें ढूंढना ना पड़े। आप फौरी, आपको पता है कि यार इस जगह मैंने ये चीज़ रखी है, आप निकाल के उसको दे दें। तो इस तरह से आप अगर लेके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो इसमें सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट को मैं आपको ये कहूँगा कि आपके अगर 2 अकाउंट हैं, फॉर एग्जांपल कई लोग ऐसे होते हैं कि जो जॉब कर रहे होते हैं, तो उसके जो एक अकाउंट होता है ऑफिस की तरफ से जो यूजुअली बना के देते हैं वो लोग, तो उसमें सैलरी आती है, तो ये आपके पास प्रूफ होता है कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ और सैलरी इस तरह से आ रही है। ये भी यानी कि एक प्रूफ होता है बैंक स्टेटमेंट के अंदर। तो आपने वो बैंक अकाउंट की जो वो वाली स्टेटमेंट, और उसको 6 महीने की स्टेटमेंट आपको लगानी है, उसके साथ आपने उसका जो
स्टैम्प वगैरह और साइन के साथ जो होती है, और बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये हो गई। इसके अलावा आपने अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है या जिसमें आपने अपनी अमाउंट सेव की हुई है, उसकी भी स्टेटमेंट 6 महीने की और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट स्टैम्प वाली, ये दोनों चीज़ें आप 2 अकाउंट लगा दे, 3 अकाउंट दे दे, उसके साथ मसला नहीं है। तो ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आपने नेशनल टैक्स सर्टिफिकेट, जो एक एक्नॉलेजमेंट होता है और रिटर्न होता है 2 साल का, ये आपने देना है। वो भी मैंने एक पिछली वीडियोस के अंदर अपलोड किया हुआ है, जब मैंने यूके का जो प्रोसेस किया था ना, कि किस तरह आपने टैक्स सर्टिफिकेट वगैरह ये चीज़ें निकालनी है, तो वो भी आई बटन में है, वो आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी कहाँ से आपको मिल जाएगा वो। इसके अलावा अगर कोई और प्रूफ है, अगर आप आउटसोर्स काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर हैं या कुछ भी है, तो वो भी आप एक उसकी डिटेल भी डाल दें, तो एक अच्छा इंप्रेशन होगा। जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ के आप डेटा कलेक्ट करना शुरू कीजिएगा। ये कोशिश करना कि जब आपका अपॉइंटमेंट हो ना, उससे 2-4-6 दिन पुरानी चीज़ें हो। सबसे पहले वहाँ पे 3 महीने की जो है वो पे स्लिप आप प्रिंट करवा लें। इसके बाद आपका जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी भी कॉपी लगा दें उसके साथ। जो कंपनी है उससे आपने एक लेटर प्रिंट करवाना है एम्बेसी के नाम का, इटालियन एम्बेसी के, तो वो टाइटल में वो लिखवाइएगा। उसके अंदर आपने ये लिखवाना है कि मतलब ये फला बंदा जो मैं हूँ वो एम्प्लॉयज़ हूँ, फला डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेरी है, सैलरी पैकेज उसमें लिखाना। अगर कोई आपको बेनिफिट्स मिले हैं तो वो भी उसमें लिखवा लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। और ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गई, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। इसके अलावा उसमें जो मेन चीज़ है, आपने अपने जो वेकेशंस है ना, वो भी उसके हिसाब से लिखना है जो पोर्टल पे डालेंगे, कि फ़लाँ तारीख से फ़लाँ तारीख तक हमने इसको छुट्टियां दे दी हैं। तो ये चीज़ जहन में रखनी है, ये भी आपने उस लेटर में लिखवाना है जो आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपने कलेक्ट की, एक फोल्डर में डाल दिया, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी बिल्कुल। इसके बाद जो शेंगेन वालों की जो मेन रिक्वायरमेंट होती है, जो यूके के प्रोसेस से थोड़ा हटके है, क्योंकि यूके वालों के लिए भी ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होता है। शेंगेन की ये रिक्वायरमेंट थी कि आपने जो है जितना आपका जर्नी है उसका आपने ट्रैवल इंश्योरेंस बनाना है। अब ट्रैवल इंश्योरेंस पाकिस्तानी कुछ कंपनीज है वो सस्ते में बना देती हैं। 2-3 हज़ार रुपये के अंदर अंदर मेरा ये 12-14 दिन का ट्रैवल इंश्योरेंस बना दिया था। शेंगेन वालों की ये रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपने ट्रैवल इंश्योरेंस आपने लगानी है। होटल बुकिंग आपने करनी है, booking.com पे आपने फ्री वाली आप बुकिंग कर लें। एयरलाइन की डमी टिकट करवानी है, कोई दोस्त यार आपका अगर ट्रैवलर हो कोई, तो उससे एक डमी टिकट बनवा लें, वो कर लें। इसलिए कुछ जगह पे मैंने देखा था जो शेंगेन वाले हैं ना, पेड टिकट मांगते हैं, मगर इसकी चेकलिस्ट में मुझे इस तरह की कोई चीज़ नहीं दिखी थी। अब पेड टिकट का मतलब ये है कि आप अगर पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हो तो कम से कम भी 1.25 से 2.25 लाख रुपए की टिकट बनती है रिटर्न आने जाने की। तो हम ये तो परचेज़ नहीं कर सकते जब तक वीज़ा नहीं मिला। तो मेरा खैर केस अलग था, क्योंकि मेरा यूके का वीज़ा लग चुका था, मैंने वहाँ की टिकट्स वगैरह परचेज़ कर ली थी टर्किश एयरलाइन की। तो मैंने वो वाली पेड टिकट मैंने डाल दी कि भाई मेरा जो पाकिस्तान से मैं फ्लाई करूँगा, इंग्लैंड आऊँगा, फिर वहाँ जो एडनबरा से मैंने पूरा वहाँ पे आइटिनरी बता दी थी कि यार इस तरह से जो है, एक मैंने पेज बनाया था, उस पर मैंने चीज़ें सारी क्लियर कर दी थी कि फिर मैं लंदन से एडनबरा जाऊँगा, फिर वहाँ से मैं रोम में आऊँगा, फला तारीख को इतने बजे मैं रोम पे लैंड करूँगा। ये वाली जो फिर रायन एयर की जो थी, मैंने उसकी वेबसाइट से निकाली और मैंने स्क्रीनशॉट डाले थे फिर उसके, क्योंकि हम परचेज थोड़ी करेंगे हमें जब तक वीज़ा नहीं मिला। रायन एयर की मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया कि भाई देखो एडनबरा से इतने बजे की ये फ़्लाइट होती है, इतने बजे यहाँ पहुँचेगी। फिर 2 दिन मेरे रोम के अंदर से फिर मैंने वहाँ लिखा कि यार मैं जाऊँगा वेनिस पे, फ्लिक्स बस जो है उसकी मैंने स्क्रीनशॉट डाल दी, वो टाइम शाइम के हिसाब से पूरा। फिर वेनिस से मुझे जाना है पेरिस, तो फिर मैंने वही रायन एयर खोला, वहाँ से मैंने उसकी स्क्रीनशॉट ली और पूरा वो करके, उसमें डमी टिकट नहीं थी, वो मैंने वेबसाइट पे स्क्रीनशॉट निकाल के वो मैंने डाल दी। फिर वहाँ से मेरा प्लान था कि यार जब पेरिस से मैं वापस लंदन जाऊँगा, चूँकि मेरा आना जाना लंदन से ही था रिटर्न। पेरिस से जब मैं लंदन में गया तो वहाँ पे जो वहाँ की बुलेट ट्रेन होती है, वहाँ से उससे मुझे ट्रैवल करना था और मैंने उसी से किया, तो फिर उसकी भी मैंने स्क्रीनशॉट डाल दी। इस तरह से मैंने जो पाकिस्तान से लंदन की पेड टिकट थी, इसके बाद जो शेंगेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो मैंने स्क्रीनशॉट सारे डाले। परचेज तो हम जाहिर सी बातें करेंगे नहीं। अब आप आ गए अपनी फैमिली टाइज से कि यहाँ पे आपके कितने रिश्तेदार हैं। तो सबसे पहले आपने FRC लगाना है। अब जो वालदेन वाला होता है, भाइयों का FRC होता है, एक आपको वो लगाना है।
इसके साथ आपने, अगर आप मैरिड हैं तो आपका वाइफ और जो बच्चों वाला जो FRC होता है, आपने एक वो भी ऐड करना है। इसके बाद आपने मैरिज सर्टिफिकेट है उसकी भी कॉपी लगानी है। ये सारी कॉपीज़ ही हैं। इस बेफॉर्म अगर बच्चों का है वो आपने लगाना है। ये तो हो गई आपकी सारी फैमिली से रिलेटेड चीज़ें। इसको एक एनवलप में डाल दीजिएगा। इसके बाद आपने अपना प्रीवियस पासपोर्ट है वो भी अपने साथ ही ले जाना है। वो आपको खैर सबमिट नहीं करना पड़ेगा, वो वापस मिल जाएगा। और उसकी कुछ जो है ना फ्रंट पेज की और 1-2 पेजेस की कॉपी भी करवा लेना। और जो आपका करंट पासपोर्ट है इसके भी आपने जो शुरू के 4 पेजेस हैं उसकी कॉपी करानी है, और जो आखिर के 2 पेजेस हैं उनकी भी आप कॉपी करा लें। और बीच में जो जो अगर वीज़ा वगैरह लगे तो उसकी भी कॉपी करा के ये भी आप अपने साथ ले जाइएगा। ये भी सबमिट होंगे वहाँ पे। फिर जब आपका अपॉइंटमेंट वाला दिन आएगा, ये चीज़ें सारी आपने गैदर कर ली, आपके अपॉइंटमेंट लेटर में उसका एड्रेस आ रहा होगा। आप जिस भी शहर से आप अप्लाई करेंगे ना, आपको वहाँ का एड्रेस मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें सबमिट कीजिएगा। इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि जो कुछ टिप्स होती है ना, जैसे ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। अब आप जैसे शेंगेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इटली के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं। अब आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, शॉर्ट टाइम का ही आपने प्लान बनाना है शुरू में। अगर आपने कोई 1-आध महीने का प्लान बनाया तो वो रिजेक्ट कर देंगे। मैंने जिस तरह 6 दिन का प्लान बनाया था, मुझे 6 दिन का इन्होंने वीज़ा दिया। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर 10 दिन का प्लान बना रहे हैं, ये अगर आपका वीज़ा अप्रूव होगा तो आपको पहले शुरू में ही 10 दिनों का ही आपको इसका वीज़ा मिलेगा। तो आपने अगर इटली के थ्रू अप्लाई किया ना, तो आपको 6 दिन जो है ना वो इटली का आपने प्लान करना है, कि जो यानी कि टोटल आपका शेंगेन की जर्नी होगी ना, उस पर जो ज़्यादातर जो दिन होंगे ना वो उस मुल्क के आपने रखने हैं कि जिसके बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। जर्मनी के थ्रू कर रहे हैं तो जर्मनी में आपने ज़्यादा दिन रखने, फ्रांस में कर रहे हो तो, क्योंकि इटली वाले वीज़ा वैसे दे देते हैं। तो मैंने इटली के बेस पे अप्लाई किया। 6 दिन का वीज़ा था, 4 दिन मैंने इटली का प्लान रखा, बाकी 2 दिन फ्रांस का। मेरा पूरा जर्नी जो था ना ये तकरीबन 13-14 दिनों का था। बाकी दिन मैंने लंदन के रखे थे। इसमें जो मैंने कवर लेटर में डाला, मैंने फिर इतनी लंबी डिटेल नहीं डाली थी दूसरी साइड की, कि अब मैं यूके में जा रहा हूँ। तो मैंने वहाँ पे ये नहीं लिखा था कि भाई मैं अब जिस होटल में मैं यूके में रुकूंगा आपको उससे कोई कंसर्न नहीं है, मैं वहाँ जो ट्रैवल करूँगा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वो चीज़ें डाली ही नहीं, क्योंकि एडनबरा लिखना इसलिए ज़रूरी था कि वहाँ से मुझे रोम आना था। तो ये एक कनेक्शन था इन 2 शहर का। BLS का जो वो लड़का था रिप्रेजेंटेटिव, जो मेरे डेटा और चीज़ें सारी जो चीज़ें चेक कर रहा था और अलाइन कर रहा था ना, तो उसने कहा यार आपका जो पूरा जर्नी है ना उसमें इटली अभी भी नंबर 1 पे नहीं आ रहा है। अभी आपका जो लंदन है ना उसमें आपने 6 दिन रखे और इटली के 4 दिन रखे, ये आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों वीज़ा मेरा रिजेक्ट होगा? आप मुझे शेंगेन का वीज़ा दे रहे हैं ना, आपको अपने जो एरिया है इसको लेके आपको टेंशन लेनी चाहिए कि यार शेंगेन में रहते हुए ये अगर इटली से ज़्यादा अगर फ्रांस में या कहीं भी और रह रहा है तो ये आपके लिए मसला होना चाहिए। अब मैं लंदन से आऊँ, ये तो मैं अगर कहीं और जॉब भी कर रहा हूँ काफ़ी दिनों, तो ये तो फिर जस्टिफाई नहीं होता ना। तो उसको थोड़ी समझ है कि हाँ यार इसके पास यूके का तो अलग से वीज़ा है, ये फिर शेंगेन से आएगा। तो इसने कहा चलो मैं अपने बॉस से पूछ के आता हूँ कि इस पे क्या सिनारियो। बोला यार मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके पैसे ज़ाया ना हो ये वो। मैंने कहा नहीं आप कंफर्म कर लें, अच्छी बात है, आप हमारी हेल्प के लिए बैठे हुए। तो गया होगा तो अंदर मतलब कि सीनियर लोग होंगे, उनसे इसने पूछा तो उसने कहा नहीं आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो चीज़ देखी जाती है ना ये शेंगेन के अंदर ही देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी। मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए। उन्होंने एक मुझे प्रिंट करके एक स्लिप दे दी। बोला यार इस स्लिप को संभाल के रखना है आपने, ये बिल्कुल भी नहीं खोनी चाहिए। अगर ये ओरिजिनल स्लिप खो गई तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसकी फिर एक FIR भी काटनी पड़ती है, इसलिए कि ये फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस बंदे के पास ये पिक्चर ये स्लिप होगी ना उसके हाथ में आपका पासपोर्ट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, स्लिप संभाल के रखनी थी। फिर इनके मुझे कॉल आ गई थी कि भाई आपका पासपोर्ट आ गया, आप कलेक्ट कर लें। पासपोर्ट मैंने जाके कलेक्ट की, वीज़ा लग गया था। मैंने कहा चलो ठीक है, जितने दिन का 6 दिन का था 6 दिन का इन्होंने वीज़ा दे दिया। मैंने कहा चलो मेरे प्लान ही यही था, तो मेरे प्लान के मुताबिक इन्होंने दे दिया। ये चीज़ हो गई। और एक चीज़ इन्होंने वीज़ा अपना देखा तो उसके बिल्कुल अपोजिट पेज पे एक जो है इन्होंने कंसुलेट ऑफ इटली कराची पूरा एक स्टैम्प लगाया, वीज़ा आपको ग्रांट हो चुका है। और जो वीज़ा के अंदर जो आखिरी तारीख थी ना 17 मार्च की थी। बोले भाई 17 मार्च से पहले पहले आपने रिपोर्ट बैक करना है। यानी कि जब मेरा वीज़ा एक्सपायर होता ना उसके वेरी नेक्स्ट डे
जैसे ही ट्रैवल परफॉर्म करके आए, आपने दूसरे दिन ही हमारे पास आके रिपोर्ट बैक करना है। चाहे आप पहली तारीख को आ गए, दूसरी को आ गए, 5 को आ गए, या आपने ट्रैवल नहीं किया, फिर भी आपने इन दिनों के अंदर जो है ना, ये रिपोर्ट बैक हमें करना है। अगर आप रिपोर्ट बैक नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको वीज़ा के लिए इशू फेस करने पड़ेंगे। ये इन्होंने लाइन लिखी हुई थी। खैर हम क्लियरली बिल्कुल गए, क्लियर वहाँ पे घूमे फिरे, कोई चीज़ की वायलेशन नहीं थी। अच्छा लगा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और जैसे ही मैं वापस पाकिस्तान आया, 1-2 दिन के बाद में गया, मैंने रिपोर्ट बैक करवा ली, तो उन्होंने अपने डेटाबेस में एंट्री वगैरह की कि हाँ यार ये बंदा वापस आ गया है, और उस दिन की तारीख डाल दी कि इसने फलां तारीख को रिपोर्ट बैक कर लिया। तो ये था कुल शेंजन वीज़ा का प्रोसेस, जो मैंने इसकी रिसर्च की थी और खुद से मैंने अप्लाई किया, और विदाउट किसी एजेंट के मैंने ये वीज़ा हासिल किया। तो मुझे आप ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको, जाहिर सी बात है आप शेंगन वीज़ा की रिसर्च कर रहे होंगे जब भी आप मेरी इस वीडियो तक पहुंचे, तो आपको एजेंट्स ने कितने, यानी कि उसकी जो कोटेशन वगैरह दी कि यार उनकी फ़ीस क्या आपको बताई, और वीज़ा के कॉस्ट आपको क्या बताई, ये ज़रा मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि लोगों के साथ किस तरह का यानी कि सिलसिला चल रहा होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अगले एक्सपीरियंस, किसी और टॉपिक, किसी और रिसर्च के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।